हेलो एवरीवन, मैं रोली वर्मा राजकिशोरी देवी शिक्षक सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम लोग अपने डीएड फर्स्ट ईयर एचआई का पेपर नंबर सेकंड फंडामेंटल ऑफ हेयरिंग एंड हेयरिंग इम्पेयरमेंट उसके आगे का टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था श्रवण बधिरता किसे कहते हैं। अब आगे हम लोग हेयरिंग एड के टाइप्स को आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि हेयरिंग एड होता क्या है। हेयरिंग एड एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम साउंड को बहुत एम्पलीफाई करके सुन पाते हैं। मतलब एम्पलीफाई करने का मतलब बढ़ा करके सुन पाते हैं। जिन व्यक्तियों को सुनने की क्षमता कम होती है या सुनने संबंधी कोई भी प्रॉब्लम होती है उनके लिए हेयरिंग एड मस्ट होता है। इसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रवण बधिरता के कितने प्रकार होते हैं, जैसे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस, सेंसोरियल हेयरिंग लॉस। तो व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उसे अलग अलग प्रकार का हेयरिंग एड प्रोवाइड किया जाता है ताकि व्यक्ति अच्छे से सुन पाए। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है हेयरिंग एड के प्रकार। हेयरिंग एड क्या है? हेयरिंग एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो श्रवण हानि वाले व्यक्तियों को ग्रसित व्यक्तियों को बेहतर सुनने में सहायता देता है। अर्थात श्रवण यंत्र वह उपकरण है जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है। साउंड जो एटमॉस्फेयर से आता है उसको एम्पलीफाई करके हमें सुनाता है। ठीक है, ध्वनि को ग्रहण करते हैं और फिर कान को भेजता है ताकि वह व्यक्ति स्पष्ट रूप से सुन सके। अब हम बात करते हैं हेयरिंग एड के प्रमुख प्रकार। देखिए, हेयरिंग एड किसी एक प्रकार का नहीं होता। हेयरिंग एड मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के हेयरिंग एड को यूज़ करना व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, पहला हेयरिंग एड है हमारे कान के पीछे पहनने वाला हेयरिंग एड, यानी बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड कैसा होता है? ये बहुत स्मॉल साइज का होता है जो हमारे कान के पीछे इसको फिट किया जाता है और इसके सुनने वाले रिसीवर को हमारे कान के अंदर डाला जाता है। कान के अंदर हमको फिट करना होता है। ठीक, ये बहुत ही स्मॉल साइज में होता है और इसे एक कान में या दोनों कान में हम यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा सामान्य और शक्तिशाली प्रकार का हेयरिंग एड है जिसकी पावर है वो बहुत ज़्यादा है। यह कान के पीछे पहना जाने वाला एक प्लास्टिक ट्यूब के माध्यम से ध्वनि को कान में भेजता है। इसमें बैटरी बड़ी होती है जिससे यह अधिक समय तक चलता है। इसमें जो हेयरिंग एड है जो उसमें जो बैटरी पड़ती है उसके द्वारा हम काफ़ी अधिक समय तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। यह एक हल्के से गंभीर अर्थात हम कह सकते हैं कि माइल्ड टू मॉडरेट सीवियर हेयरिंग लॉस के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। आपका बीटी यानी बिहाइंड द हेयरिंग एड आपका जो है वो आपका माइल्ड टू सीवियर कंडीशन के व्यक्तियों के लिए यूजफुल हो सकता है। इसके फायदे क्या हैं? ध्वनि की गुणवत्ता बेहतर होती है इसमें। दूसरा क्या है? बैटरी लाइफ लंबी होती है इसकी। तीसरा है सफाई और देखभाल करना आसान होता है। हाँ, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? नुकसान, यह अन्य हेयरिंग एड के तुलना में थोड़ा अधिक बड़ा दिखाई देता है। जो आपका बीटी है वो आपके आईसीटी के मुकाबले बहुत बड़ा होता है साइज में, आपको जो देखने में लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हेयरिंग लॉस तो होता है परंतु वह कान की मशीन पहनना पसंद नहीं करते, तो ये हेयरिंग एड उनके लिए उपयुक्त नहीं होता। हाँ, उनके लिए इन द ईयर कैनाल हेयरिंग एड बहुत उपयुक्त होता है जो फिजिकली बाहर से दिखाई नहीं देता, हमारे कान के अंदर फिट हो जाता है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट हेयरिंग एड के बारे में पढ़ते हैं। कान के अंदर पहनने वाला इन द ईयर हेयरिंग एड, ITE हेयरिंग एड। ITE की हेयरिंग एड क्या होता है? यह कान के बाहरी भाग में फिट हो जाता है। ठीक, इसमें माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर सभी में एक ही यूनिट में होते हैं। इसमें क्या बहुत छोटी सी मशीन होती है जो हमारे कान के ईयर कैनाल में
उसे फिट कर दिया जाता है। उसमें क्या है, आपका माइक्रोफोन, एम्पलीफायर और स्पीकर, ये तीनों चीज़ें बहुत ही छोटी सी मशीन में फिट होती हैं, और जिसे हम बाहरी रूप से देख करके ये नहीं कह सकते कि सामने वाले व्यक्ति ने हेयरिंग एड लगाया हुआ है। और हल्के सी माध्यम स्तर से हम श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए यह उपयुक्त है। यह आपके सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के व्यक्तियों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त हेयरिंग एड नहीं है। ये माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हेयरिंग लॉस का जो लेवल है वो माइल्ड टू मॉडरेट ही इस मशीन को हम यूज़ कर सकते हैं, व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं। आप सीवियर और प्रोफाउंड लेवल के व्यक्तियों इस प्रकार के हेयरिंग एड को यूज़ नहीं कर सकते। फायदे इसके क्या हैं? छोटे आकार होने के कारण इसे आराम से हम पहन सकते हैं, बिल्कुल। हाथ से नियंत्रित करने में बहुत आसान है। उसके बाद लंबे समय तक चलने वाली इसमें बैटरी लगी होती है, जिससे हम ज़्यादा समय तक इसे यूज़ कर सकते हैं। अब नुकसान क्या है? धूल और नमी से जल्दी खराब हो जाती है। हाँ, हमारे कान के अंदर कभी कभी, जो हमने कहा नहीं आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, कि आपके कान में दो ग्लैंड्स होती है, सर्मिनिसस सेबेसिस ग्लैंड, जो ऑयल और वैक्स प्रोड्यूस करती है। कहीं ना कहीं इसके कारण हमारी ITE जो मशीन होती है हेयरिंग एड, उसमें खराबी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। धूल मिट्टी के कारण भी खराब होती है। छोटे बच्चों के लिए अनुशासित नहीं है। ये हेयरिंग एड छोटे बच्चे ठीक से मेंटेन नहीं कर सकते, अर्थात ये हेयरिंग एड छोटे बच्चों के लिए नहीं है, और इसकी कैपेसिटी माइल्ड टू मॉडरेट ही है। आप सीवियर और प्रोफाउंड लेवल के हेयरिंग लॉस वाले व्यक्ति इसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। आइए हम अपने नेक्स्ट हेयरिंग एड के बारे में पढ़ते हैं। कंप्लीट कान में पूरी तरह से समाने वाला हेयरिंग एड, यानी कंप्लीटली इन द ईयर कैनाल हेयरिंग एड। कंप्लीटली ईयर कैनाल हेयरिंग एड कैसा होता है? ये बहुत छोटा होता है, इसमें ईयर कैनाल के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाता है। उसके बाद यह हल्के से माध्यम से श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। जो आपके श्रवण व्यक्ति हैं, जिनका लेवल माइल्ड टू मॉडरेट है, ये मशीन उनके लिए ही उपयुक्त है। प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के लिए ये व्यक्तियों के लिए हेयरिंग एड उपयुक्त नहीं है। अब इस हेयरिंग एड क्या है? बहुत छोटा सा होता है, कंप्लीट, क्योंकि वो बिल्कुल इन द ईयर कैनाल में फिट हो जाता है। तो ये जो हेयरिंग एड है वो बहुत स्मॉल साइज का होता है, और बाहर से अगर आपको व्यक्ति देख रहा है तो उसे देखकर ठीक से समझ नहीं पाएगा कि आपने हेयरिंग एड लगाया हुआ है। ये हेयरिंग एड उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छा है जो व्यक्तियों सामने वाले को प्रेजेंट नहीं करना चाहते, जिन्हें हेयरिंग एड पहनना पसंद नहीं है, ये हेयरिंग एड उनके लिए बहुत उपयुक्त है। इसके फायदे क्या क्या हैं? ये बहुत छोटा, लगभग अदृश्य होता है, इसे बिल्कुल बिना देखे दिखाई देता है। ये बाहरी शोर एवं कम करने में मदद करता है। ये क्या करता है? बाहरी जो एटमॉस्फेयर के शोर हैं उनको कम करता है। एटमॉस्फेयर के जो अननोन साउंड्स हैं जिन्हें हम सुनना नहीं चाहते हैं, उनको कम करता है। उसके बाद क्या, प्राकृतिक ध्वनियों की गुणवत्ता प्रदान करती है। इसमें जो हम ध्वनि सुनते हैं वो उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। आमतौर पे जितने भी हेयरिंग एड हम यूज़ करते हैं उनसे ज़्यादा आपके साउंड के जो गुणवत्ता है इस हेयरिंग एड में बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, इसके नुकसान क्या क्या है? बहुत छोटा होने के कारण इसकी बैटरी क्या है, बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। दूसरा, इसमें कान में फंसने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये एक कम्प्लीटली इन द ईयर कैनाल होती है ना, बिल्कुल छोटी सी मशीन है, एकदम कान के आपके अंदर घुस जाती है, तो कहीं ना कहीं ईयर कैनाल में इसके फंसने का डर आपको ज़्यादा होता है। और दूसरा है, सफाई और मरम्मत इसमें मुश्किल होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारे टाइप का हेयरिंग एड कौन सा है? इनविजिबल इन द ईयर कैनाल हेयरिंग एड, IIC हेयरिंग एड। यह कान के अंदर बहुत गहराई में फिट हो जाता है और बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। हल्के से माध्यम ध्वनि पे भी और सावधानी वाले लोगों के लिए उपयुक्त है। ये माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस के लिए व्यक्तियों के लिए ही उपयुक्त है। इसके फायदे क्या क्या हैं? बाहरी रूप से बिल्कुल नहीं दिखाई देती, ध्वनि को अधिक प्राकृतिक रूप से सुनाई देती है, हवा के शोर को थोड़ा कम करती है। हवा के जो एटमॉस्फेयर पे जो अननोन साउंड्स होते हैं ना, जिन्हें हम सुनना पसंद नहीं करते, तो उनको भी क्या करता है?
कम करता है। मतलब हम कह सकते हैं सुनने के प्रोसेस को एकदम कंप्लीटली क्लियरली बनाता है। ठीक है, अब इनके नुकसान क्या क्या हैं? छोटे आकार के होने के कारण बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। कानों में अधिक अंदर जाने के कारण कभी कभी असहजता भी महसूस होती है। नेक्स्ट वाला हीरिंग एड है आपका रिसीवर इन द ईयर, यानी RITE हेयरिंग एड। इसमें क्या है आपके इसमें रिसीवर यानी स्पीकर कान के अंदर होता है और बाकी हिस्सा कान के पीछे होता है। ये भी देखने में बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं होती है, इसे भी हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये भी माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस के व्यक्तियों के लिए यूज़ हो सकता है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? छोटे और हल्के डिज़ाइन में ये उपलब्ध होता है जिसे आसानी से यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका बेहतर ध्वनि गुणवत्ता प्रदान करता है। बिल्कुल, हाई फ्रिक्वेंसी ध्वनियों को स्पष्ट रूप से सुनने में मदद करता है। हाई फ्रिक्वेंसी साउंड जो होती हैं उनको ये सुनने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे बहुत ज़्यादा हाई, कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो हाई फ्रिक्वेंसीज के साउंड को क्लियरली सुनाई नहीं देता है, लेकिन आपका जो RTE हेयरिंग एड है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपका बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज को अच्छे से सुनने में। इसके नुकसान क्या क्या हैं? धूल और नमी के कारण इसमें खराबी आने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है उसमें छोटे हिस्से होने के कारण संभालने में इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको खोने का डर ज़्यादा होता है। और हाँ, ये हेयरिंग एड थोड़ा कॉस्टली भी बहुत होते हैं, इनको मतलब मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन होता है। 6 नंबर आपका डिजिटल हेयरिंग एड। डिजिटल हेयरिंग एड बहुत अच्छा होता है आपके कानों के लिए, जिसमें आधुनिक तकनीक वाला हेयरिंग एड भी इसे कैसे, इसमें ध्वनि को डिजिटल सिग्नल में बदल करके प्रोसेस किया जाता है। इसमें जो ध्वनि को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कान में भेजा जाता है। बहुत अच्छा यूज़फुल हेयरिंग एड है आपका डिजिटल हेयरिंग है। इसमें नॉइस कैंसलेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोलर, इसमें जो हम आजकल यूज़ करते हैं ब्लूटूथ वगैरह और ये सब के लिए वॉल्यूम कंट्रोलर, ये सब की सुविधाएं डिजिटल हेयरिंग एड में प्रेजेंट होती हैं। और ये भी बहुत छोटा होता है, इसे कैरी करना बहुत ईजी होता है और इसके फीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपका नॉइस का सिलेक्शन, कितनी हाई फ्रिक्वेंसीज पे आप साउंड को सुनना चाहते हो। अब इनके फ़ायदे क्या क्या हैं? बाहरी शोर को कम करना, कि ध्वनि को स्पष्ट प्रदान करना, स्मार्टफोन से कनेक्शन हो सकता है। जैसे हम कभी गाना सुनना चाहें तो स्मार्टफोन से हम ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्शन करके हम अपने हेयरिंग एड से डायरेक्ट सुन सकते हैं। उसके बाद हाई फ्रिक्वेंसीज ध्वनियों को बेहतर तरीके से प्रोसेस करता है। नुकसान क्या है? अन्य हेयरिंग ऐड की तुलना में महंगा होता है, बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है। ये हेयरिंग ऐड बहुत महंगा आता है डिजिटल हेयरिंग ऐड, और इसकी बैटरी जो है वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकती। ठीक है, यहाँ तो हमने 6 टाइप के हेयरिंग एड्स पढ़े, परंतु एक टाइप का और हेयरिंग ऐड होता है पॉकेट लेवल हेयरिंग ऐड। पॉकेट लेवल हेयरिंग ऐड कैसा होता है? जो पॉकेट का साइज का होता है, इतना बड़ा पाउच जैसा, जिसे हम पॉकेट में अपने रख करके और उसके जो कॉर्ड होती है उसको दोनों कानों में लगाया जाता है और लगा करके हम साउंड्स को क्लियरली सुनते हैं। हाँ, उसे हर लेवल के व्यक्ति यूज़ कर सकते हैं, जो माइल्ड से सीवियर प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस तक के हो सकते हैं। अब उसे कैरी करना भी बहुत ईजी होता है और बिल्कुल कॉस्टली भी नहीं होता। पॉकेट हेयरिंग ऐड जो है वो बहुत सस्ता, उसे कैरी करना बहुत इजी है, मेंटेन करना बहुत इजी है, उसकी जो बैटरी बैकअप है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉकेट लेवल हेयरिंग ऐड हर व्यक्ति के लिए यूज़ हो सकता है जिसको सुनने में दिक्कत है, क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता, आपकी इसकी बैटरी है जो लॉन्ग टाइम तक चलती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे कई टाइप्स के हेयरिंग ऐड के बारे में डिस्कशन किया। आई थिंक ऑडियोलॉजी में हेयरिंग ऐड का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि आप जैसे सुनने के प्रोसेस को ये बेहतर बनाता है। एक डिवाइस है ये जो सुनने के प्रोसेस को बेहतर बनाता है उन पर्सन के लिए जो सुन नहीं पाते। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
पहला क्वेश्चन है आपका, कान के पीछे पहने जाने वाले हेयरिंग ऐड को क्या कहते हैं? पहला है ITE, दूसरा BTE, तीसरा CIC, IIC। कान के पीछे पहने जाने वाले हेयरिंग ऐड को हम BT कहते हैं, बिहाइंड द ईयर हेयरिंग ऐड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा हेयरिंग ऐड कान के अंदर पूरी तरह से फिट होता है और बाहर से दिखाई नहीं देता है? पहला ऑप्शन है आपका BT, दूसरा ऑप्शन है RIC, तीसरा है CIC और चौथा है OTE। कान के हेयरिंग ऐड में सबसे अंदर पूरी तरह फिट होने वाला और जो बाहर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वो हेयरिंग ऐड आपका है CIC, कंप्लीटली इन द ईयर कैनाल। C इज द करेक्ट आंसर। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, RIC, रिसीवर इन द कैनाल हेयरिंग ऐड का मुख्य लाभ क्या है? पहला ऑप्शन है यह बहुत भारी होता है, दूसरा ऑप्शन है यह कान के अंदर फिट होता है, तीसरा ऑप्शन है यह ध्वनि की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है और चौथा ऑप्शन है यह कान के आधुनिक असुविधा पैदा करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, यह ध्वनि की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल हेयरिंग ऐड का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह केवल कम ध्वनि वाली जगहों पर काम करता है। सेकंड ऑप्शन है यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नॉइस कैंसिलेशन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर C, यह बहुत सस्ता होता है। ऑप्शन नंबर D, यह बैटरी के बिना काम करता है। डिजिटल हेयरिंग ऐड का मुख्य लाभ क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नॉइस सिलेक्शन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छोटे बच्चों के लिए कौन सा हेयरिंग ऐड अधिक उपयुक्त होता है? BT, बिहाइंड द ईयर कैनाल, CIC, कंप्लीट इन द ईयर कैनाल, IIC, इनविजिबल इन द ईयर कैनाल और ITC, इन द कैनाल। BT इज द राइट आंसर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे डिवाइस को अच्छे से कैरी नहीं कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर, BT, बिहाइंड द ईयर हेयरिंग ऐड जो होता है आपका वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है छोटे बच्चों के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हेयरिंग ऐड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है दृष्टि सुधारने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए और चौथा ऑप्शन है स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए। B इज द राइट आंसर, सुनने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा हेयरिंग ऐड सबसे छोटा और पूरी तरह से कान के अंदर छिप जाता है? ऑप्शन नंबर A, BT, बिहाइंड द ईयर, CIC, कंप्लीट इन द ईयर कैनाल, IIC, इनविजिबल इन द कैनाल और लास्ट ऑप्शन है आपका ICT, इन द कैनाल। कौन सा हेयरिंग ऐड सबसे छोटा और पूरी तरह से कान के अंदर छिप जाता है? तो C इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, इनविजिबल द इन द ईयर कैनाल। IIC हेयरिंग ऐड जो है वो पूरी बहुत छोटा होता है और पूरी तरह से अंदर छुप जाता है कान के। ये हेयरिंग ऐड उन लोगों के व्यक्तियों के लिए अधिक उपयुक्त होता है जो फिजिकली ये दिखाना नहीं चाहते कि मैं कान की मशीन यूज कर रहा हूँ, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन है आपका IIC। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्पीकर और रिसीवर को अलग रखने वाला हेयरिंग ऐड कौन सा होता है जिसमें स्पीकर और रिसीवर दोनों अलग अलग होता है? BT, बिहाइंड द ईयर, RIC, रिसीवर इन द कैनाल, उसके बाद CIC, कंप्लीट इन द ईयर कैनाल,
RTE इन द ईयर। इसका सही आंसर होगा BTE बिहाइंड द ईयर, जो स्पीकर और रिसीवर को अलग अलग रखने का हेयरिंग एड है। क्वेश्चन नंबर 9, सबसे आमतौर पे उपयोग किया जाने वाला हेयरिंग एड कौन सा है? पहला RTE इन द ईयर कैनाल, BTE, CIC और लास्ट ऑप्शन है IIC। इसका सही आंसर होगा BTE। सबसे ज़्यादा आमतौर पे, वैसे तो पॉकेट लेवल हेयरिंग एड सबसे ज़्यादा आमतौर पे यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उनमें ये नहीं है, सो इसलिए आपका BTE हेयरिंग एड है जो सामान्य तौर पे ज़्यादा उपयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा हेयरिंग एड जो पूरी तरह से कान में छिप जाता है वह कौन सा है? BTE, CIC, IIC, ITC। इसमें इनविजिबल, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इनविजिबल इन द ईयर कैनाल। क्वेश्चन नंबर 11, हेयरिंग एड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सुनने की क्षमता को सुधार करना, बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस आगे रिपीट हुए हैं। आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। हाँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन न्यू है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा हेयरिंग एड छोटे आकार के कारण बाहर से दिखाई नहीं देता है? हमारा पहला ऑप्शन है BTE, दूसरा ऑप्शन है ICT, तीसरा ऑप्शन है IIC और चौथा ऑप्शन है RIC, रिसीवर इन द ईयर कैनाल। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, IIC, इनविजिबल इन द ईयर कैनाल। नेक्स्ट है, कौन सा हेयरिंग एड हल्की सी एवं गंभीर सुरण हानि के लिए उपयुक्त है? इसका पहला ऑप्शन है आपका BTE, CIC, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी IIC, ऑप्शन नंबर डी ITC। इसका सही आंसर होगा BTE। BTE हेयरिंग एड बिहाइंड द हेयरिंग एड जो है आपका, वो आपकी माइल्ड से सीवियर कंडीशन के लिए उपलब्ध होता है। माइल्ड कंडीशन का भी व्यक्ति उसे यूज़ कर सकता है और सीवियर कंडीशन का भी, वो हर लेवल में वो उपलब्ध होती है हेयरिंग एड। नेक्स्ट है, हेयरिंग एड खरीदने से पहले किससे सलाह लेनी चाहिए? पहला है ऑडियोलॉजिस्ट से, ऑप्शन नंबर बी जिम ट्रेनर से, ऑप्शन नंबर 3 फैशन डिजाइनर से, ऑप्शन नंबर 4 फिजियोथेरेपिस्ट से। ए इज द राइट आंसर, ऑडियोलॉजिस्ट से। हमें कान की मशीन लेने से पहले सबसे पहले ऑडियोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। यहाँ आज का हम लोग का टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन हम अपनी क्लास को दोबारा रिवाइज करा देते हैं आपको कि हेयरिंग एड क्यों ज़रूरी है, उसका रखरखाव क्यों ज़रूरी है। हेयरिंग एड किसी भी प्रकार का, लेकिन उसका रखरखाव बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें हेयरिंग एड रात में सोते समय स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए, जिससे बैटरी कम खर्च हो और बैटरी लंबे समय तक चले। दूसरा है, हमें नहाते समय हेयरिंग एड को उतार देना चाहिए, बचाव करना चाहिए हेयरिंग एड को रख पानी से, ताकि वो खराब ना हो। समय समय पे हेयरिंग एड को हमें मरम्मत करवाते रहना चाहिए या साफ सफाई उसकी करवाते रहना चाहिए, ताकि उसकी गुणवत्ता में कोई परिवर्तन ना आए। समय समय पर हेयरिंग एड की बैटरीज को चेंज करते रहना चाहिए, ताकि हमें प्रॉपरली ठीक से सुनाई दे। और उसके बाद हेयरिंग एड की क्या क्या मेंटेनेंस हो सकती है, जैसे कि हेयरिंग एड को टाइम टू टाइम सफाई करना, उसके बॉक्स में रखना, रात में स्विच ऑफ करके सो जाना रखना। तो इस प्रकार हम अपने हेयरिंग एड को मेंटेन कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम उसकी बैटरी को चेकअप करना, ताकि बैटरी कहीं ज़्यादा लो तो नहीं हो गई। तो कहीं ना कहीं हेयरिंग एड बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके श्रवण बधिर व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि वो साउंड को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके आपको सुनने की क्षमता को बढ़ाता है। यहाँ हमने कई प्रकार के हेयरिंग एड्स के बारे में पढ़ा, सभी हेयरिंग एड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे आपको कुछ हेयरिंग एड बहुत ज़्यादा सही होता है और रिजनेबल प्राइस का होता है, जैसे पॉकेट लेवल हेयरिंग एड, वो हर कैटेगरी में उपलब्ध है।
जैसे आपका माइल्ड से मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, सभी लेवल में उपलब्ध है। उसी प्रकार बीटी है, बीटी भी हेयरिंग एड जो है वो आपको सभी लेवल में उपलब्ध है। लेकिन आईसीटी आपकी बात करें या आई इन द ईयर कैनाल हेयरिंग एड, ये जो है आपके वो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। सीवियर टू प्रोफाउंड व्यक्तियों के लिए ये हेयरिंग एड उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से हेयरिंग एड के बारे में अध्ययन किया और उसके होने वाली कि हमें कौन सी हेयरिंग लॉस पे कौन सी मशीन यूज़ करनी चाहिए, उसका लेवल क्या है, तो इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया। अभी हम लोग अपनी पुरानी क्लास को भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जैसे कि आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कितने टाइप्स होते हैं और हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स के कौन कौन से हमारे हेयरिंग इम्पेयरमेंट के टाइप्स हैं, कौन कौन सी हानियां हैं। देखिए, एक सामान्य श्रवणहास के व्यक्ति, जो एक सामान्य श्रवणहास व्यक्ति है, सामान्य श्रवण व्यक्ति है जिसकी सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मानव के सुनने की क्षमता कितनी होती है। अगर हर्ट्ज में पूछा जाता है तो आप इजीली लिख सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक व्यक्ति सुन सकता है। लेकिन अगर यह डीबी में पूछा जाता है तो 0 से 120 तक व्यक्ति आसानी से सुन सकता है। तो ये नॉर्मल हेयरिंग रेंज है आपकी व्यक्ति की, ठीक है। और बात करते हैं हेयरिंग लॉस की, तो हेयरिंग लॉस में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, दूसरा है मिक्स्ड और तीसरा है आपका सेंसोरियल हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस जो होता है आपका, उसमें हमारे क्या है, कान के बाहरी कान में दिक्कत होने के कारण और जो एयरबोर्न गैप होता है वो 10 dB से कम होता है। तो हमारा जो उस कंडीशन को हम कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। ये चालकीय श्रवण दोष है। ये कभी कभी एक कान में या दोनों कानों में प्रभावित कर सकता है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति को जब किसी एक कान में प्रॉब्लम होती है और एक कान में ही व्यक्ति कम सुन पाता है, तो उसे हम पार्शियली हेयरिंग लॉस कहते हैं। ये क्वेश्चन एक नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का एक कान प्रभावित है तो उसमें कौन सा हेयरिंग लॉस होगा। तो पार्शियल हेयरिंग लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उसमें केवल एक कान में दिक्कत है। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड हेयरिंग लॉस की। मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में क्या होता है, व्यक्ति के आपके मध्य कर्ण में और आपके अंतःकरण में दोनों में दिक्कत होती है। मध्य कर्ण में और अंतःकरण दोनों में दिक्कत होने के कारण जो भी प्रॉब्लम होती है उसके कारण ये श्रवण दोष हो जाता है। उसे हम इसमें एयरबोर्न गैप जो होता है वो 10 dB से अधिक होता है। तो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस की बात अब हम यहाँ करते हैं सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस। सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस में क्या होता है, आपके इनर ईयर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब कोई व्यक्ति के कोक्लिया में, या हम कह सकते हैं कि इनर हेयरिंग सेल्स में प्रॉब्लम होती है जिसके कारण वो व्यक्ति सुन नहीं पाता, तो उसे सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। इसके डायग्नोसिस में हम SNHL लिखते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति डिनोट कर पाए कि उसे कौन सा हेयरिंग लॉस हुआ है। सेंसोन्यूरल हेयरिंग लॉस संवेदीय हेयरिंग लॉस है। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति क्या करता है, शब्दों को समझ नहीं पाता है। अब जैसे आपने बोला कि आम आम, तो वो समझेगा तो आम, तो क्या है इसका जो शब्दों का सुन तो रहा है शब्द को वो, लेकिन उसका मीन अलग समझ पा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं शब्दों के प्रति संवेदनशीलता उसकी कम हो जाती है। तो संवेदीय श्रवण दोष में व्यक्तियों के आपके इनर ईयर में दिक्कत होने के कारण ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें एयरबोर्न गैप जो होता है 10 dB होता है। तो उसके बाद है सेंट्रल हेयरिंग लॉस। सेंट्रल हेयरिंग लॉस क्या होता है, आपका जो साउंड है इनर ईयर से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है, वो सेंट्रल हेयरिंग लॉस होता है कि कंडीशन हम उसको कह सकते हैं। लेकिन मेनली 3 टाइप्स के ही आपके हेयरिंग लॉस होते हैं। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी क्लास में हेयरिंग लॉस के बारे में पढ़ा, हेयरिंग एक्ट के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हल किए। तो आई होप आप लोगों की क्लास आज की आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में मैसेज के थ्रू आप पूछ सकते हो।
क्योंकि ये DED HI का फर्स्ट ईयर का पेपर नंबर सेकंड है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है थ्योरी पेपर आपके HI बच्चों के लिए, क्योंकि उनके जो पूरा जो आपका कोर्स है वो कहीं ना कहीं आपके ऑडियोलॉजी और स्पीच पे ही डिपेंडेंट है। तो अगर व्यक्ति को सही से उसकी नॉलेज नहीं होगी तो फिर उसके DED का कोई महत्व नहीं है। अगर हम डिप्लोमा, क्योंकि हमें एक टीचर प्रोफेशनल कोर्स करके हमें इन्हीं बच्चों के साथ आगे कार्य करना है, तो हमें एक अच्छे से प्रैक्टिकली नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकली नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमें हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चों के साथ ही काम करना है, उन्हें ही पढ़ाना है। तो हमें प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है थ्योरेटिकल के साथ साथ। तो आई होप आप लोग हमारी इसी तरह के क्लासेस को अटेंड करते रहिए और क्लासेस से बहुत कुछ सीखिए और जिसे अप्लाई भी करिए। ओके, थैंक यू। मैं अपनी क्लास को भी यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।